Hello students, my name is Akash Singh Solanki and welcome to our channel MCG Academy. So as we know students कि भाई मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने संविदा वर्ग 3 के एग्जाम के लिए डेट अनाउंस कर दी है एंड ये जो मार्च का महीना आने वाला है इसी में ये संविदा वर्ग 3 के एग्जाम्स कंडक्ट किए जा सकते हैं मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के थ्रू। तो स्टूडेंट्स अब इतना कम टाइम बचा है, कंप्लीट सिलेबस कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करें? सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन दैट वी कैन सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर्स। जो लास्ट टाइम में हमारे संविदा वर्ग 3 के पेपर्स हुए थे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, बस हमारे पास यही एक ऑप्शन है और ये बेस्ट भी है। अच्छे से अच्छी स्कोरिंग करने के लिए यही एक बेस्ट तरीका है कम टाइम में। तो वी आर गोइंग टू लॉन्च द कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन फॉर एमपी टेट ग्रेड 3। ये एमसीजी की एकेडमी हर सब्जेक्ट के लिए आपकी हमारी एमसीजी की जो टीम है वो हर सब्जेक्ट के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आई है। आई होप आप लोग इस सॉल्यूशन को स्टडी करेंगे एंड अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। तो आज हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वो है हमारा एमपी टेट का ही 26 फेब 2019 का शिफ्ट 2 का एग्जाम पेपर, राइट? तो इसे आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। तो मैं आपको शिफ्ट 2 के पेपर में इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व कराने जा रहा हूं बिकॉज आई एम इंग्लिश टीचर। तो देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा बिकॉज आई विल गिव यू फुल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? एज प्रूफ ऑफ योर सिटीजन एंड आइडेंट यू मस्ट इनक्लोज योर पासपोर्ट। तो यहाँ पर हमें सही आपका प्रीफिक्स एंड सफिक्स बताना है। मतलब प्रीफिक्स मैं आपको एक एक क्वेश्चन पे एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। इट मींस मैं कोशिश करूंगा कि आपका ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो जाए एक एक क्वेश्चन में, और बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर कि यहाँ पर एक सिटीजन वर्ड दिया है और एक आइडेंट वर्ड दिया है। इसके लिए प्रीफिक्स एंड सफिक्स, कई स्टूडेंट्स को प्रीफिक्स एंड सफिक्स नहीं पता क्या होते हैं, तो जान लीजिए। प्रीफिक्स मतलब आपका, जैसे आप बोल सकते हैं उपसर्ग, जो शब्द के उप यानी पहले लगता है उस लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर को हम क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ लेटर्स को प्रीफिक्स बोलते हैं, जैसे आप उपसर्ग कहते हैं, राइट? एंड बात करें सफिक्स की, तो ये सफिक्स क्या होता है? इसे आप प्रत्यय कहते हैं, राइट? क्या कहते हैं आप इसे स्टूडेंट्स? प्रत्यय कह सकते हैं। मतलब ये शब्द के लास्ट में लगता है, एंड में, और ये शब्द के स्टार्टिंग में ही लग जाता है, बिगिनिंग में यूज होता है। लाइक, राइट? प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग, जो शब्द के पहले लगे, रूट वर्ड के जैसे पहले लग जाए उसे उपसर्ग कहते हैं। एंड सफिक्स की बात करें तो जो शब्द के बाद में जुड़ता है। जैसे आपने हिंदी में यदि मैं आपको समझा दूं कि जैसे विद्यालय में, तो यहाँ पर विद्या एक वर्ड है, उसमें आलय जुड़ा हुआ है, तो इस टाइप की ये उपसर्ग एंड प्रत्यय आप हिंदी में पढ़ते हैं। सेम टू सेम आपके इंग्लिश में भी होते हैं। सेम टू सेम यहाँ बात करेंगे तो सिटीजन, सिटीजन में क्या हम जोड़ सकते हैं? सिटीजन्स लगा सकते हैं। अगर हम सिटीजन्स लगाते हैं तो फिर आइडेंट में क्या आइडेंटिकल लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ISM लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते हैं। ये लगा सकते हैं, या सिटीजन्स में हो गया, हुड हो गया, और इटिफिकेशन हो गया। ये हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा हमारा? ये 4th नंबर का आंसर, शिप, सिटीजनशिप। यानी कि हर वर्ड में जो सफिक्स एंड प्रीफिक्स का यूज होता है वो अलग अलग होता है, इसका कोई बेसिक रूल नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं। तो ये कंप्लीट क्या बनेगा हमारा? ये बन जाएगा सिटीजनशिप। सिटीजनशिप ये हो गया हमारा कंप्लीट नाउन, जिसमें शिप जुड़ जाए वो नाउन बनता है हमारा। यहां ITY, आइडेंट में आप ITY और ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आइडेंटिटी। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? आइडेंटिटी बन जाएगा। तो सिटीजनशिप एंड आइडेंटिटी ये आपका बिल्कुल करेक्ट आपका फॉर्मेशन हो गया यहां पर। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस। एन इंडिविजुअल हु बिलीव्स दैट नेशंस शुड रिड्यूस देयर आर्मामेंट्स बिलीव्स इन। तो एक व्यक्ति जो कि विश्वास करता है कि क्या करना चाहिए? मतलब अपने आर्मामेंट्स मतलब होता है स्टूडेंट्स वेपन्स, जो विध्वंसक हथियार होते हैं, जो
सृष्टि का विनाश करने के लिए बने हैं, मानव का विनाश करने के लिए बने हैं, उनको कम कर देना चाहिए। रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम कर देना चाहिए। ये हर नेशन को करना चाहिए, हर राष्ट्र को करना चाहिए, ताकि विश्व में शांति फैली रहे। तो अब यहां पर ये दिया हुआ है हमें आर्मामेंट। अब आर्मामेंट का आपको यहां पर ये बताना होगा, ये डिस, नॉन, प्रो और अन, इनमें से कौन सा प्रीफिक्स इसमें आर्मामेंट में लगाया जा सकता है। क्योंकि इस पूरी लाइन के लिए ये समझिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। ये इस पूरी लाइन के लिए हम क्या आंसर दे सकते हैं, राइट? क्या हम यहाँ पर DIS, डिस आर्मामेंट कर सकते हैं? देखिए, क्या हम यहाँ पर DIS लगा के डिस आर्मामेंट कर सकते हैं? यानी हम बोल सकते हैं कि युद्ध के जो शस्त्र होते हैं उनका मतलब विरोधी, राइट? तो डिस मतलब अपोजिट होता है। क्या नॉन आर्मामेंट कर सकते हैं? क्या प्रो आर्मामेंट कर सकते हैं? अन आर्मामेंट? कौन सा वाला सही होगा? तो आई वुड लाइक टू से दैट इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ये आपका डिस आर्मामेंट। क्या हो जाएगा? डिस आर्मामेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस आर्मामेंट ये हम लगा सकते हैं, राइट? सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये रियली एक स्कोरिंग पोर्शन होता है अनसीन एंड पैसेज, काफी इजी होता है। यदि आपका ट्रांसलेशन ठीक ठाक है, ठीक ठाक भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा बहुत भी आता है तो भी आप इसको इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना चाहिए। एंड इट इज गिवन टू चेक योर एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ लैंग्वेज। तो आज हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा, जनरली क्या होता है, अगर आपका ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज में काफी अच्छी है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले अनसीन पैसेज को पढ़िए, देन उसके बाद इजीली क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। बट इफ योर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट सो वेल, तो डोंट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली एंड कीप देम इन योर माइंड। जब आप अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको लाइन बाय लाइन उसके आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो आप सारे क्वेश्चंस को पहले पढ़ लीजिए, राइट? क्योंकि जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपके क्वेश्चंस दिमाग में होंगे, तो डेफिनेटली आपको आंसर तुरंत मिलेंगे। जैसे फर्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हु बिल्ट अ नेस्ट ऑन टॉप ऑफ अ ट्री अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। मतलब यहाँ पर एक पेड़ पर के टॉप पर घोंसला किसने बनाया स्टोरी के अनुसार। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले हम पढ़ ही लेते हैं, बिकॉज आंसर दिया हुआ है तो आप लोग चीटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। लेकिन आप एग्जाम में ऐसा ही कीजिए, आपको अगर टाइम बचाना है अनसीन पैसेज के अंदर, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन सारे पढ़ लीजिए और उसको दिमाग में रख लीजिए, याद कर लीजिए कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। जब आप स्टोरी या पैसेज पढ़ेंगे तो आपको लाइन बाय लाइन उनके क्या मिल जाएंगे, आंसर्स उनको इजिली मिल जाएंगे। तो देखिए, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ क्रो कपल हु हैड बिल्ट अ नेस्ट ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री। एक बार की बात है, एक क्रो कपल रहता था, यानी कौआ की एक फैमिली रहती थी, कोए की एक फैमिली रहती थी। कोआ सभी जानते हैं, उसकी एक फैमिली रहती थी। कहां? पेड़ के टॉप पर। इन अ बरो एट द बॉटम ऑफ द ट्री। यस, इन अ बरो एट द बॉटम ऑफ द ट्री लिव्ड अ स्नेक टू। अब उसी ट्री में एक होल भी था, एक बिल भी था, जिसमें एक सांप रहता था, खतरनाक वाला। तो भाई सांप है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। वेरी ऑफन द स्नेक यूज्ड टू क्रॉल अप द ट्री एंड ईट ऑल द एग्स दैट द लेडी क्रो यूज्ड टू ले। तो भाई वो सांप क्या किया करता था, तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता था और उसकी जो क्रो, लेडी क्रो जो होती थी, जो मतलब बोले फीमेल क्रो, तो वो अंडे जहां देती थी उसके घोंसले में, वहां से जाके वो अंडे खा लेता था। So the crows were deeply grieved, and when this happened time after time, they decided that the snake was to be got rid of somehow. जब ये मतलब क्रो ने देखा तो वो काफी दुखी हुआ, यार ये अंडे हमारे ये खा जाता है, बच्चे कैसे होंगे भाई, हमारी जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी। तो उसने डिसाइड किया ऐसे किसी ना किसी तरीके से तो पीछा छुड़ाना ही होगा। The jackal then told him to go and fetch a costly thing from the palace of the। अच्छा, इससे पहले एक लाइन और छूटी है हमसे। So the crow approached his friend the jackal and asked for a plan. The jackal then told him to go and fetch a costly thing from the palace of the king and place the thing at the mouth of the burrow of the snake. तो भाई उसका एक दोस्त था क्रो का, वो क्या था, जैकल। जैकल मतलब सियार होता है, जैसे गीदड़ भी कहते हैं। वो काफी चालाक होता है, ही इज वेरी क्लेवर। तो वो अपने दोस्त के पास गया क्रो, उसने बोला यार बड़ी परेशानी है, ये सांप आता है और हमारे अंडे खा जाता है, हमारी जनरेशन आगे कैसे बढ़े। तो जैकल ने उसको एक आइडिया सुझाया। उसने कहा एक काम करो, आप पैलेस जाओ राजा के, वहां से कोई बेसकीमती चीज उठाकर ले आओ,
और उसकी बिल में डाल दो, किसके, सांप के बिल में डाल दीजिए। द क्रो वेंट टू द पैलेस एंड इंस्टॉल अ नेकलेस of the queen while she was bathing. The guards of the palace ran after it. The crow then dropped the necklace into the burrow of the snake, amid the roots of the tree. तो फिर क्या हुआ, क्रो गया पैलेस में और जहां रानी नहा रही थी वहां से उनका बढ़िया वाला हार उठा के ले आया। राजा के सैनिक उसके पीछे पीछे भागे। अब उस क्रो ने क्या किया, वो जो हार था, नेकलेस था, उसको सांप के बिल में डाल दिया। सैनिक भी वहां पहुंचे उसको खोजते खोजते। The guards, on reaching the bottom of the tree, found the necklace and it was guarded by the snake. Then they killed the snake and recovered the necklace. The crow's family was relieved that their eggs were safe. तो जैसे ही सैनिक वहां पहुंचे, अब चूंकि वो बिल में था तो सांप उसके ऊपर बैठा हुआ था, उसकी सेफ्टी कर रहा था, तो सैनिकों ने उस नेकलेस को लेने के लिए सांप को मार दिया। अब क्रो की फैमिली काफी रिलीफ फील कर रही थी, बिकॉज सेफ फील कर रही थी, क्योंकि अब उसका कोई शत्रु नहीं बचा था। Who built an, अब यहां से हम क्वेश्चंस को कवर करना स्टार्ट करते हैं। Who built a nest on top of a tree according to the story? स्टोरी के अनुसार जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर नेस्ट मतलब घोंसला किसने बनाया? पैरेट ने, मिनाय ने, क्रॉस ने या स्पैरोज ने? किसने बनाया था भाई? स्पैरोज ने बनाया, क्रॉस ने बनाया, किसने बनाया? सीधी सी बात है, क्रॉस ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Who lived at the bottom of the tree? ट्री के बॉटम यानी नीचे कौन रह रहा था? मंगूस, सरपेंट, अ रैबिट या अ फॉक्स? कौन रह रहा था? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे भाई, इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑब्वियसली सरपेंट, मतलब स्नेक को ही क्या बोलते हैं? सरपेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाई वर द क्रॉस ऑफन सेड? तो जो कौआ था या जो कोए थे वो क्यों दुखी हो जाते थे? ऐसा क्या हुआ जिससे वो दुखी हो जाते? बिकॉज दे वर ऑफन थर्स्टी, क्योंकि वे हमेशा प्यासे होते थे, अक्सर प्यासे हो जाते थे। बिकॉज दे वर ऑफन हंग्री, क्योंकि वे भूखे होते थे। बिकॉज द स्नेक ऑफन एट अप ऑल देयर एग्स, क्योंकि सांप उनके एग्स को बार बार खा जाता था। बिकॉज इट वॉज हॉट, क्योंकि बहुत गर्मी थी। अब बताइए, सिंपल सा आंसर है इसका, जल्दी बताएंगे क्या आंसर हो सकता है? कॉमेंट में लिखेंगे फास्ट, जल्दी जल्दी सारे स्टूडेंट्स। ओके, लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर, बिकॉज द स्नेक ऑफन एट अप ऑल देयर एग्स। 3 नंबर का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट डिड द गार्ड्स डू टू द सरपेंट? सरपेंट के लिए गार्ड्स ने क्या किया? जो होना था, दे हिट एंड बर्न्ट इट, उन्होंने उसे मारा और जला दिया। दे किल्ड इट, उसे मार दिया। थ्रू इट आउट, उसे बाहर फेंक दिया निकाल के, या दे बीट इट, या वे उसे खा गए। तो बताइए क्या हो सकता है? दे किल्ड इट। सेकंड नंबर का आंसर बिल्कुल इसका क्या है? करेक्ट है, उन्होंने उसे मार दिया। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट एक और हमारे पास पैसेज आ गया है, चलिए लेट्स रीड अबाउट इट। अच्छा लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आपको टाइम बचाना है तो सारे क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है, पैसेज को पहले नहीं पढ़ना है। सारे क्वेश्चंस पहले पढ़ लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, जैसे ही आप स्टोरी पढ़ेंगे यू विल कीप गेटिंग द आंसर सीक्वेंसली, राइट। नेक्स्ट, व्हिच कॉलेज, पहले तो हम इसको पढ़ लेते हैं। सर आइजैक न्यूटन, born in 1642 in Lancashire, a small village in England, was a clever child. सर आइजैक न्यूटन के बारे में तो सभी ने सुना होगा, ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक, जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की या खोज की थी। तो ये 1642 में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ लैंकशायर नाम के एक विलेज था छोटा सा इंग्लैंड में, और ये काफी चालाक बच्चे थे। ही बिल्ट द वाटर क्लॉक एंड एन इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड आउट टाइम विद द हेल्प ऑफ शैडोज। तो इन्होंने क्या किया, एक वाटर क्लॉक बनाई और एक इंस्ट्रूमेंट मतलब कि बनाया। क्यों बनाया? ताकि जो शैडो, पानी की जो शैडो पड़ती है, मतलब जैसे हम सूर्य की जो प्रकाश पड़ेगा तो अपोजिट साइड क्या होता है, उसका शैडो होती है, यानी परछाई पड़ती है। पानी में जैसी पड़ेगी तो टाइम का पता चलेगा कि कितना टाइम हुआ। इन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया। लिटिल न्यूटन वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, कलेक्टिंग फ्लावर्स एंड प्लांट्स। इनको पेंटिंग में भी और फ्लावर्स को कलेक्ट करने में भी और प्लांट्स लगाने में भी इनको काफी इंटरेस्ट था। इन 1665 he graduated from Trinity College. 1665 में ये ट्रिनिटी कॉलेज से ग्रेजुएट हुए। Then his contribution are the following: differential and integral calculus and binomial theorem. इनके जो contributions थे, इन्होंने जो योगदान दिए थे वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ये आप चैप्टर पढ़ते भी होंगे। बायनोमियल थ्योरम,
न्यूटन ऑल्सो प्रपोज द 3 लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने मोशन यानी गति के 3 नियम भी दिए, आपको याद होंगे यदि आपने थोड़ा भी पढ़ा है। फर्स्ट है एन ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। मींस फर्स्ट लॉ क्या है, जब एक ऑब्जेक्ट पर प्रेशर डाला जाता है, फोर्स डाला जाता है, तभी वो मूव करेगा, अपने आप मूव नहीं होता। सेकंड है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल या अपोजिट रिएक्शन होता है। एवरी पार्टिकल, थर्ड लॉ है इनका, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज अट्रैक्टेड बाय ऑल अदर पार्टिकल्स। और तीसरा नियम ये कहता है कि यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड में तीनों, किसी भी पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल को किसी दूसरे पार्टिकल से जरूर अट्रैक्ट होता है, मतलब उसके जरूर पास में जाता है, खिंचा हुआ चला जाता है। न्यूटन डिवोटेड हिज लाइफ टू साइंस। उन्होंने अपना पूरा जीवन साइंस को दे दिया। प्रिंसिपिया, मैथमेटिका एंड ऑप्टिक्स आर द फेमस बुक्स ऑफ न्यूटन। इनकी 2 फेमस बुक्स हुई हैं, एक तो प्रिंसिपिया मैथमेटिका एंड दूसरी है ऑप्टिक्स। ही पास्ड अवे इन 1727 और ये 1727 में क्या पास अवे हो गया, मींस इनका स्वर्गवास हो गया। अब क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो विच कॉलेज डिड न्यूटन ग्रेजुएट फ्रॉम? किस कॉलेज से ये पढ़े हुए थे? हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, स्टैनफोर्ड से या ट्रिनिटी? ऑब्वियसली ट्रिनिटी से पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइन आर्ट वाज न्यूटन इंटरेस्टेड इन? इनको किन फाइन आर्ट में, मतलब फाइन आर्ट मतलब किस कला में इनको ज्यादा इंटरेस्ट था? जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, यू हैव जस्ट 5 सेकेंड्स। पेंटिंग, इसका आंसर है पेंटिंग। नेक्स्ट, यस नेक्स्ट बताइए, व्हेन वाज सर आइजैक न्यूटन बोर्न? बोर्न मतलब कब ये पैदा हुए थे, कब जन्मे थे? 1642, 1640, 1650, 1648? 5 सेकेंड्स। 1642 में इनका जन्म हुआ था। हाउ कुड वन फाइंड द टाइम ऑफ डे विद द इंस्ट्रूमेंट दैट न्यूटन हैड इन्वेंटेड? तो एक व्यक्ति जो न्यूटन ने इंस्ट्रूमेंट बनाया था, उसे कैसे टाइम को फाइंड आउट कर सकता, कैसे पता लगा सकता था? बताइए जल्दी से, यू हैव जस्ट 5 सेकेंड। प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाय मीन्स ऑफ पेयर ऑफ आर्म्स, आर्म्स के थ्रू यानी हाथों के थ्रू। बाय मीन्स ऑफ शैडोज, शैडोज के थ्रू। या फिर बाय मीन्स ऑफ सनलाइट, सनलाइट के थ्रू। या फिर बाय मीन्स ऑफ मूनलाइट, मूनलाइट के थ्रू। सनलाइट, सॉरी, बाय मीन्स ऑफ शैडोज यानी परछाई जिस तरह पड़ती थी उसके अकॉर्डिंग क्या ये टाइम को फाइंड आउट करते थे। तो ये हमने 2 पैसेज को कवर कर लिया है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम कवर करेंगे। आज हमने 10 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर अदर क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू वेरी मच।